चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, भारत के राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का 9वां वार्षिक संस्करण है। इस वर्ष की थीम थी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। पुरस्कारों से संबंधित मुख्य तथ्य तो जनसंख्या आधारित 5 स्तरीय वर्गीकरण, मिलियन प्लस शहर 10 लाख से अधिक आबादी, बड़े शहर 3 से 10 लाख, मध्यम शहर 50,000 से 3 लाख, छोटे शहर 20,000 से 50,000 और बहुत छोटे शहर 20,000 से कम। पुरस्कार निम्नलिखित 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। सुपर स्वच्छ लीग सिटीज नई श्रेणी, तो वे शहर जिन्होंने अपनी पिछली स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के आधार पर असाधारण प्रदर्शन किया। इंदौर, सूरत और नवी मुंबई ने प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग में प्रवेश किया। 5 स्तरीय जनसंख्या श्रेणियों में शीर्ष 3 शहर तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ शीर्ष स्वच्छ शहर के रूप में उभरे। विशेष श्रेणियां गंगा नहर, कैंटोनमेंट बोर्ड, सफाई मित्र, सुरक्षा महाकुंभ आदि। राज्य स्तरीय पुरस्कार तो राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 34 शहरों को प्रॉमिसिंग क्लीन सिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार समारोह में शुरू की गई नई पहलें कौन सी हैं? तो स्वच्छ शहर भागीदारी। 78 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर अपने अपने राज्यों के कमजोर प्रदर्शन करने वाले एक एक शहर को अपनाएंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। त्वरित डंप साइट उपचार कार्यक्रम, तो यह 1 वर्ष का विशेष कार्यक्रम होगा। इसका उद्देश्य पुराने कचरे का उपचार करना और वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण के विषय में देखते हैं। इसे 2016 में स्वच्छ भारत मिशन यानी शहरी के अंतर्गत शुरू किया गया था। शामिल संस्थाएं तो यह सर्वेक्षण प्रतिवर्ष आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत डेटा का फील्ड आकलन थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा सत्यापित किया जाता है। उद्देश्य है बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा शहरों एवं कस्बों को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना। घटक तो स्वच्छ सर्वेक्षण यूएलबीएस द्वारा प्रदान किए गए डेटा, दस्तावेज मूल्यांकन और फील्ड आकलन पर आधारित प्रमाणन ओटीएफ प्लस, ओटीएफ प्लस प्लस, वाटर प्लस दर्जे के आधार पर, जिनमें 80% और 20% का वेटेज निर्धारित है। फिर अगली न्यूज है हमारी, रामसर कन्वेंशन के सचिवालय द्वारा ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 जारी किया गया। तो इसके विषय में देखते हैं। कवरेज अंतर्देशीय ताजे पानी की आर्द्र भूमियां और तटीय व समुद्री आर्द्र भूमियां लगभग 1800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर फैली हुई हैं। आर्द्र भूमि का क्षरण तो 1970 के बाद से अब तक विश्व की 22% आर्द्र भूमियां नष्ट हो चुकी हैं। निम्न आय, निम्न मध्यम आय वाले देशों में अधिकतर आर्द्र भूमियों की स्थिति खराब बनी हुई है। अफ्रीका महाद्वीप की आर्द्र भूमियों का विश्व स्तर पर सबसे अधिक क्षरण हुआ है। रामसर कन्वेंशन के रणनीतिक लक्ष्य कुनमिंग मॉनिटरल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क लक्ष्यों के अनुरूप है। आर्द्र भूमियों के समक्ष मौजूद खतरों में अनियोजित शहरीकरण, तीव्र औद्योगिक और अवसंरचना का विकास आदि शामिल है। सर्वश्रेष्ठ केस स्टडीज तो रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव, यह संपूर्ण एशिया के लिए $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की साझेदारी है। इसके तहत प्रवासी पक्षियों और लगभग 200 मिलियन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 140 से अधिक आर्द्र भूमियों को पुनः उनकी प्राकृतिक स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सेशल्स ने दुनिया का पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड जारी किया। आगे की राह देखते हैं। तो आर्द्र भूमियों को राष्ट्रीय योजना में समावेशन, आर्द्र भूमियों के महत्व को समझते हुए उन्हें प्राकृतिक पूंजी लेखांकन में शामिल करना चाहिए। वैश्विक जल विज्ञान चक्र में आर्द्र भूमियों की अहम भूमिका को महत्व देना चाहिए। अभिनव वित्तीय समाधानों में आर्द्र भूमियों को शामिल करना और प्राथमिकता देना, जैसे ऋण उपकरणों जैसे ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड आदि की तरह परिणाम आधारित वित्त पोषण साधन आदि अपनाने चाहिए। रामसर कन्वेंशन 1971 के विषय में तो एक अंतर सरकारी संधि है। यह आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के क्षरण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। भारत ने 1982 में इसकी अभी पुष्टि की थी। देखते हैं आर्द्र भूमियों द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सेवाएं। तो प्रदायक सेवाएं खाद्य, जल, कच्ची सामग्री, जैविक संसाधन, सजावटी संसाधन। विनियमनकारी सेवाएं तो वायु गुणवत्ता को बनाए रखना, अपशिष्ट का उपचार, जलवायु विनियमन, अपरदन को रोकना, चरम मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करना, जैविक नियंत्रण, जल प्रवाह संबंधी विनियमन। फिर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार पोलावरम बनकाचेरला लिंक परियोजना को लेकर एक समिति का गठन करेगी। तो केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबित अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करने का फैसला किया। इसके विषय में देखते हैं। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के पोलावरम मंडल के रामैया पेट्टा गांव के पास गोदावरी नदी पर बनाई जा रही है। उद्देश्य है इस परियोजना का मुख्य सिंचाई का विकास करना,
जल विद्युत उत्पादन करना, पेयजल उपलब्ध कराना और सूखे से प्रभावित रायलसीमा क्षेत्र को राहत देने के लिए कृष्णा नदी बेसिन में पानी डाइवर्ट है। विवाद तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश पर आरोप लगाया है कि वह आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में सहमत अंतर्राज्यीय नदी जल साझाकरण समझौते का उल्लंघन कर रहा है। देखते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान तंत्र। तो वैधानिक प्रावधान। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 या केंद्र सरकार को जल विवादों के समाधान के लिए जल विवाद अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956। तो अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए नदी बोर्ड स्थापित करने का अधिकार देता है। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के नियम। तो अनुच्छेद 262 यह संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय यानी निपटारे के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। यह अधिनियम सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय को किसी भी जल विवाद पर अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से रोकता है यदि वह विवाद किसी अधिकरण को भेजा गया हो। संघ सूची की प्रविष्टि 56। तो यह केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास का अधिकार देती है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जनजातीय महिलाओं को पुरुषों के समान उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया। यह निर्णय रामचरण एवं अन्य बनाम सुखराम एवं अन्यवाद में आया है। कोर्ट ने जनजातीय रीति रिवाजों के आधार पर महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करने के खिलाफ अपील की सुनवाई पर यह निर्णय सुनाया है। इस निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो जनजातीय महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 38 और 46 मिलकर संविधान के सामूहिक लोकाचार को दर्शाते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के खिलाफ कोई भी भेदभाव ना हो। हालांकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जनजातीय महिलाओं को उत्तराधिकार से स्वतः ही बाहर कर दिया जाए। इस संबंध में संहिताबद्ध प्रथा या रीति रिवाज के तहत प्रतिबंध के अभाव में कोर्ट को न्याय, समता और सद्भाव के सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखते हैं। तो श्रीमान सर्वांगो बनाम श्रीमान ऊर्जामहीन वाद 2013। तो इसमें समानता के आधार पर बेटियों को उत्तराधिकार का हक देने का आदेश दिया गया था। तीरिथ कुमार बनाम दादूराम वाद 2024। तो इसके तहत जनजातीय संपत्ति में महिला उत्तराधिकार की हकदारी को बरकरार रखा गया था। महत्व यह निर्णय जनजातीय समुदाय में लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाता है तथा जनजातीय महिलाओं के उत्तराधिकार संबंधी अधिकारों पर कोर्ट के पूर्ववर्ती सतर्क रुख में बदलाव को दर्शाता है। कानून के स्रोत के रूप में रीति रिवाज। तो रीति रिवाज कानून के सबसे पुराने स्रोतों में से एक है। ये मानव व्यवहार को निर्धारित करते हैं और कोर्ट द्वारा मान्यता मिलने पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाते हैं। रीति रिवाजों या प्रथाओं या परंपराओं को बाध्यकारी कानून के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए तर्क संगतता, नैतिकता जैसे मानदंडों को पूरा करना होता है। कुछ रीति रिवाज तर्क का दमन कर सकते हैं और रूढ़िवादिता को जन्म दे सकते हैं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ट्रिपल तलाक आदि। नेक्स्ट, CARA ने बाल दत्तक ग्रहण के सभी चरणों में परामर्श सहायता को मजबूत करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए। ये निर्देश किशोर न्याय अधिनियम 2015-2021 में संशोधित तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों के लिए जारी किए गए हैं। इसके विषय में देखते हैं। सभी प्रमुख हितधारकों जैसे संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता, दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे और जैविक माता पिता के लिए मानव सामाजिक सहायता ढांचे को मजबूत किया जाए। SARAS को जिलों और राज्य स्तर पर योग्य परामर्शदाताओं को नामित पैनल में शामिल करना होगा। यदि विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां या जिला बाल संरक्षण इकाइयां किसी अन्य स्थिति में भी परामर्श की आवश्यकता महसूस करें तो मानव सामाजिक हस्तक्षेप की व्यवस्था की जाए। भारत में बाल दत्तक ग्रहण। तो नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्राथमिक कानून। भारत में दत्तक ग्रहण मुख्य रूप से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 तथा किशोर न्याय यानी बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 द्वारा नियंत्रित होता है। नोडल केंद्रीय एजेंसी। तो केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण घरेलू और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करता है। CARA को किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। बच्चों के संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993। तो ये अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को नैतिक, कानूनी और पारदर्शिता बनाता है। साथ ही बाल तस्करी को रोकने में भी मदद करता है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी क्या है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किशोर न्याय अधिनियम को निम्नलिखित संस्थानों के माध्यम से लागू करते हैं, जैसे राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां, स्थानीय बाल कल्याण समितियां तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयां। देखते हैं केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के विषय में। तो CARA महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। निगरानी है देश में दत्तक ग्रहण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दोनों की निगरानी करता है। केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित। तो CARA को हेग कन्वेंशन 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। भारत ने हेग कन्वेंशन की 2003 में भी अभिपुष्टि की थी। ये बात की हमने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की।
अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एनएफआरए के नए अध्यक्ष की नियुक्ति की। भारत सरकार ने 2018 में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एनएफआरए की स्थापना की थी। मुख्यालय नई दिल्ली। कार्य और जिम्मेदारियां तो कंपनियों के लेखांकन और ऑडिट नीतियों को तथा मानकों की सिफारिश करना, लेखांकन और ऑडिट मानकों के पालन की निगरानी करना और उसे लागू करना, लेखांकन और ऑडिट पेशे से जुड़े व्यक्ति संस्था की सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करना और ऐसे अन्य कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करना जो उपयुक्त कार्यों और कर्तव्यों के लिए आवश्यक या प्रासंगिक हो। नेक्स्ट, सिम्बेक्स अभ्यास। तो भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित 32वें सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रही है। इसके विषय में देखते हैं। ये लायन किंग अभ्यास के नाम से 1994 में शुरू हुआ था। ये भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना के बीच हर साल आयोजित होने वाला अभ्यास है। भारत इस समुद्री अभ्यास में काफी लंबे वक्त से भाग ले रहा है। यह अभ्यास भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन विजन और एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। तो पीएम विकास के तहत कौशल प्रशिक्षण और महिला उद्यमिता विकास परियोजना को शुरू की गई है। यह परियोजना अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए IIIT कोट्टायम में शुरू की गई। इसके विषय में देखते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। योजना का प्रकार है केंद्रीय क्षेत्रक योजना। यह अग्रलिखित 5 पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर। उद्देश्य है 6 मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों का कौशल विकास के माध्यम से उत्थान, अल्पसंख्यक महिलाओं में उद्यमिता और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देना, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को प्रशिक्षित प्राप्ति में मदद करना। भारत में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। इस योजना का क्रियान्वयन स्किल इंडिया मिशन के साथ मिलकर किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है आर्थिक गणना यानी इकोनॉमिक सेंसस। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 8वीं आर्थिक गणना के प्रारंभिक कार्य को भारत की 16वीं जनगणना के साथ एकीकृत करने का सुझाव दिया। इसके विषय में देखते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। उद्देश्य किसी निश्चित अवधि में देश में संचालित उद्यमी गतिविधियों की पूरी गणना करना। आर्थिक गणना अग्रलिखित विषयों पर विस्तृत डेटा प्रदान करती है। उद्यमी स्वामित्व की स्थिति, उद्यमिता में संलग्न लोगों की संख्या, आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक क्षेत्रीय विस्तार आदि। पूर्व में 2019, 2013, 2005, 1998, 1990, 1980, 1977 में आर्थिक गणना कराई जा चुकी है। नेक्स्ट है आकाश प्राइम। तो भारत ने लद्दाख में अत्यधिक ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित 2 हवाई लक्ष्यों को आकाश प्राइम मिसाइल से सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। यह भारत की स्वदेशी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश का उन्नत संस्करण है। इस मिसाइल प्रणाली को अत्यधिक ठंडे मौसम, अधिक ऊंचाई यानी 4500 मीटर से ऊपर और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइंडेक्स 2025। तो हाल ही में विश्व बैंक की ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट डिजिटल और वित्तीय समावेशन में उपलब्धियों को दर्शाती है। रिपोर्ट में भारत से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नजर। तो भारत में लगभग 90% लोग खाता धारक हैं, अर्थात वे वित्तीय प्रणाली से जुड़ चुके हैं। 16% खाता धारकों के खाते निष्क्रिय हैं, यानी इनमें कोई लेन देन नहीं होता। अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह अनुपात केवल 4% है। 2021 से 2024 के बीच केवल निष्क्रिय खाते रखने वाली महिला और पुरुषों का अनुपात कम हुआ है। मोबाइल फोन नहीं रखने में मुख्य बाधा है तो डिवाइस की ऊंची कीमत और भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क कवरेज की कमी। नेक्स्ट, शहरी वायु मंदन प्रभाव। एक अध्ययन में पाया गया है कि शहरी वायु मंदन प्रभाव उत्तर भारत में शहरी एरोसोल स्वच्छ द्वीप का निर्माण करता है। उत्तर पश्चिमी और उत्तरी सिंधु गंगा मैदान के 43% शहरों में अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में एरोसोल का स्तर कम पाया गया है। इन शहरों को शहरी एरोसोल स्वच्छ द्वीप कहा गया है। एरोसोल वे कोलाइड होते हैं जिनमें किसी तरल या ठोस कणों का विसरण एक गैसीय माध्यम में होता है। उदाहरण कोहरा, बादल, धुआं आदि। शहरी वायुमंदन प्रभाव क्या है? तो यह प्रभाव शहरों में बनी ऊंची इमारतों और संरचनाओं के कारण धरातलीय पवनों के मंद पड़ने से उत्पन्न होता है। यह दृश्य अवरोध पैदा करता है और दूर से आने वाली धूल और प्रदूषकों के शहर में प्रवेश की गति को कम कर देता है। नेक्स्ट, मैटर एंटी मैटर विसंगति। तो CERN के वैज्ञानिकों ने पहली बार बैरियोनों में CP वायलेशन अवलोकन किया है। इसमें ब्रह्मांड में मैटर एंटी मैटर विसंगति को समझने में सफलता मिल सकती है। इसके विषय में देखते हैं। ब्रह्मांड में अवलोकन की गई उस विसंगति को दर्शाता है जिसमें मैटर की मात्रा एंटीमैटर की तुलना में कहीं अधिक होती है। आधुनिक भौतिकी के अनुसार बिग बैंग परिघटना के समय एंटीमैटर की समान मात्रा बननी चाहिए थी, लेकिन आज जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं वह लगभग पूरी तरह मैटर से भरा हुआ है और एंटीमैटर लगभग अनुपस्थित है। CP वायलेशन के विषय में तो C यानी चार्ज कॉन्जुगेशन, तो पार्टिकल्स को उनकी
एंटी पार्टिकल से बदलना, पी यानी पेरोटी, स्थानिक निर्देशांक को उलटना यानी दर्पण प्रतिबिंब बनाना, सीपी समरूपता, तो इसका मतलब है कि यदि पार्टिकल्स को उनके एंटी पार्टिकल्स से बदल दिया जाए और दर्पण में रखा जाए तो भौतिकी के नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। सीपी वायोलेशन, तो जब मैटर और एंटी मैटर अलग तरह से व्यवहार करते हैं तो सीपी समरूपता का वायोलेशन होता है। अब बात करेंगे अंत में सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है बोलीविया, राजधानी सुक्रे और लापाज। तो भारत ने बोलीविया को खसरा रुबेला के प्रकोप से निपटने के लिए 3 लाख वैक्सीन की खुराक भेजी है। भौगोलिक अवस्थिति, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम मध्य भाग में स्थित है। यह एक स्थल रूप देश है, सीमा साझा करने वाले देश हैं। इसके उत्तर पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में पराग्वे, दक्षिण में अर्जेंटीना, दक्षिण पश्चिम में चिली और उत्तर पश्चिम में पेरू अवस्थित है। भौगोलिक विशेषताएं, तो यहाँ मुख्य रूप से एंडीज पर्वतमाला यानी कार्डिलेरा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। टिटिकाका झील, तो यह बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये बात की हमने बोलीविया की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।